सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये लड़ाई जो हमने छेड़ी है, ये वही लड़ाई है जो हमारे से पहले लोग लड़ते आए हैं। ये उसी परंपरा की बात है। और प्रोफेसर साहब ने कहा था कि मैं भगत सिंह हो सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं भगत सिंह का पैर का धूल भी नहीं हूँ। मैं बस भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के रास्ते का धूल बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रास्ता आगे बढ़े और लोग इन रास्तों पर चल करके हिंदुस्तान को मजबूत बनाएं। ये हमारी कोशिश है और इस कोशिश में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम आर पार की लड़ाई को लड़ें। मैं फिर पास को कोट करना चाहता हूँ। पास कहते हैं बीच का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए हमें भी बीच का रास्ता नहीं अख्तियार करना है। हमें तय करना है कि हम हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, प्रगतिशीलता के साथ खड़े हैं या लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हैं। ये आज हमको तय करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। और हिंसा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ भगत सिंह को कोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पिस्तौल चलाने वाले एक नौजवान के रूप में पूरे देश के अंदर प्रदर्शित किया है। हम कहना चाहते हैं कि भगत सिंह बम और पिस्तौल चलाने वाला नौजवान नहीं था। बम और पिस्तौल चलाने वाला अगर नौजवान होता तो मरने से ठीक पहले किताब नहीं पढ़ रहा होता। जिस इंसान को मालूम होता आप कभी इस बारे में सोचिएगा कि आपको अगर मालूम हो कि आप कल मरने वाले हो तो क्या आप किताब पढ़ेंगे? आपको लगेगा कि जीवन तो खत्म हो ही रहा है, पढ़ लिख करके क्या करेंगे? लेकिन भगत सिंह पढ़ रहे थे। उस पढ़ने वाले नौजवान को, उस विचारशील नौजवान को, उस चिंतनशील नौजवान को ये बम और पिस्तौल तक समेट करके रख देना चाहते हैं। और इसीलिए भगत सिंह ने कहा कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाता। बम और पिस्तौल से इनकलाब नहीं आता। इनकलाब हमेशा उसकी धार विचारों की शान पे तेज होती है। इसीलिए सवाल जब हम उठाते हैं, उसके लिए जब हम संघर्ष करते हैं, उसको लेकर के जो विचार लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा उद्देश्य देश को तोड़ना या हिंसा के रास्ते पे ले जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज के अंदर पढ़ाई के लिए संघर्ष को तेज करने का है। और हम कहते हैं कि लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। समाज बदलने का सवाल यह है। दोस्तों, आप सब लोगों से अपील है कि हमने जो सरकार बनाई है उसकी विचारधारा को हमको जानना पड़ेगा। और उसकी विचारधारा कभी भी इस देश के अंदर तमाम जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेकर के इस देश को एकता और अखंडता के रास्ते पे आगे बढ़ा करके सबसे ताकतवर मुल्क बनाने का सपना नहीं है। इस विचारधारा का उद्देश्य समाज को मनुस्मृति के आधार पे जाति और लिंग पे बांटना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पे दंगे करवाए जाएं, लोगों को आपस में बांटा जाए और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उस तहजीब को ख़त्म किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फैज अहमद फैज की भी नज़्मों को सुनते होंगे। कल को ये कहेंगे कि जो लोग फैज अहमद फैज की नज़्म को सुनेंगे उनको हम देशद्रोही बोलेंगे। कल को ये बोलेंगे कि जो बुल्ले शाह की नज़्म को सुनेंगे उनको हम देशद्रोही बोलेंगे। ये जो इनका तरीका है समाज को बांटने का, इनका जो तरीका है समाज को बांटने का, उसकी साजिश को हमको समझना पड़ेगा। और हमने ये बात बार बार लोगों को कही है कि कला को धर्म के आधार पे और देश की बाउंड्री के आधार पे नहीं बांटना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक मुसलमान का लिखा हुआ गाना, एक मुसलमान के द्वारा गाया हुआ गाना, एक मुसलमान के द्वारा संगीत दिया हुआ गाना जब हिंदुओं के मंदिर में बजता है वो हमारी परंपरा है। और उसमें हम क्या कहते हैं? उसमें हम कहते हैं कि मन तरपत हरि दर्शन को आज, लिखा मुसलमान, गाया मुसलमान, संगीत मुसलमान ने बनाया है। ये हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा को इसीलिए
जब आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो कहा जाएगा आप तो पाकिस्तान परस्त बात करते हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर रह करके सर्वधर्म समभाव की बात करना, सेकुलरिज्म की बात करना, पाकिस्तान की बात करना कैसे हुई मुझे समझा है। और बात बात पे आपको कहेंगे, अगर जब आप इनका विरोध करेंगे, इनकी नीतियों का विरोध करेंगे, तो ये आपको कहेंगे कि ये लोग पाकिस्तान जाने लायक हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ही पाकिस्तान बनाया है और तुम लोग फिर से हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाना चाहते हो। जिस सावरकर की तुम पूजा करते हो, उसी सावरकर ने टू नेशन थ्योरी किया था और सबसे पहले देश को धर्म के आधार पर बांटने की बात करी थी। और आज अंग्रेजों के चापलूस दोबारा सत्ता पे काबिज हो गए हैं और समाज को धर्म के आधार पर बांटकर फूस डालो राज करो की नीति पे आगे बढ़ा करके इसको दोबारा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी इन नीतियों के खिलाफ सड़कों में उतर रहा है, उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार झूठों की सरकार है और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो फोटोशॉप से चल रहा है। दोहरा किसी और का लगा दिया जाएगा और स्टेटमेंट किसी और का छाप दिया जाएगा। आपको इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और मुक्ति बोध कहते हैं कि आपको अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने पड़ेंगे और ये अभिव्यक्ति महज आपकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं है, ये अभिव्यक्ति समाज और देश को बचाने की अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति को निश्चित तौर पे हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल हमारा डेमोक्रेसी का सवाल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है और हम किसी भी सूरत में इस सवाल को हम कम नहीं होने देंगे, इसे कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इन्हीं अपील के साथ मैं आपके बीच आया हूँ और तमाम तरीके की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, जेएनयू में लोग सब्सिडी का पैसा बर्बाद करते हैं, जेएनयू में लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, जेएनयू के अंदर कोई भी देश परस्त काम नहीं होता है। तो मैं इनको सवाल पूछता हूँ कि जेएनयू से पढ़ करके ही एक मिनिस्टर आपके मंत्रिमंडल में शामिल हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जेएनयू से ही पढ़ करके ही 2500 सेक्रेटरी भारत सरकार के अंदर सेवा कर रहे हैं। IAS IPS के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जेएनयू ही लोगों को एनडीए की डिग्री देता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और जेएनयू से ही लोग पढ़ करके समाज के अंदर लोकतंत्र की लड़ाई को और तमाम जो न्याय की लड़ाई है, तमाम जो राइट्स के सवाल हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और ये जो सब्सिडी का सवाल है उसमें मैं विवाद तरीके से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये देश अंबानी का है, उसी तरीके से ये देश उस इंसान का भी है जो लोगों के लिए जूता बना रहा है। अगर आप टैक्स देते हैं तो नमक खरीदते हुए वो भी टैक्स देता है। इसीलिए टैक्स के समाज को अगर मेरी माँ 3000 रुपये ही कमाती है और उसके पास 3000 करोड़ का कोई एम्पायर नहीं है, लेकिन जब वो चप्पल खरीदती है तो वो भी टैक्स पे करती है। और टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ आपका बकौती नहीं है, सिर्फ आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, हम लोगों का भी पैसा है, हम गरीबों का भी पैसा है। और टैक्स पेयर की मनी से पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वहाँ से गरीब घर का बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके और अपने सपनों का देश, भगत सिंह के सपनों का देश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश बना सके। और इसीलिए ये जो लड़ाई है जेएनयू को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कन्हैया कुमार को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में वो तमाम लोग जो तरक्की पसंद हैं, वो तमाम लोग जो जनवादी हैं, वो तमाम लोग जो उदारवादी हैं, वो तमाम लोग जो प्रगतिशील हैं, लोकतांत्रिक हैं, उन लोगों को इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। ये लड़ाई बहुसंख्यकों के खिलाफ जो अल्पसंख्यकों ने एक लड़ाई लड़ी है और ये संख्या धर्म के आधार पर नहीं, ये संख्या इकोनॉमी के आधार पर है। जो 20% लोग 80% लोगों के माल को लूट रहे हैं, उसकी मेहनत को लूट रहे हैं, इस लड़ाई में आपको शरीक होना पड़ेगा और आपको तय करना पड़ेगा कि आप किस ओर खड़े हैं। एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार जंगल में आग लगी थी और उस जंगल में आग लगने के बाद जो बड़े बड़े जानवर थे वो भाग रहे थे और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कुछ लोगों ने हंस करके कहा कि तुम्हारे चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो उस कोयल ने कहा कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो भागने वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। और अगर भरोसा कर सकते हैं तो भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता
कि जिस तरीके से लोग आजकल मोदी भक्त से मोदी के चमचे के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। आप किसी की चमचा दे दीजिए। हमारा सवाल व्यक्ति का सवाल नहीं है, हमारा सवाल विचारधारा के सवाल है। अगर आप उस विचारधारा से संबंधित हैं तो सड़कों पर उतरिए, अभिव्यक्ति के खतरे को उठाइए, इस देश के संविधान को बचा करके, इस देश के लोकतंत्र को बचा करके, जो हमारे महापुरुषों का सपना है, जो महामानवों का सपना है, यह देश जो संतों और कबीरों की परंपरा वाला देश है, इस देश को बचाइए। तभी देश महान बनेगा जब देश के लोग महान बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा